Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 8. Today's topic is mechanics of future markets. As you already know students कि हमने last class में इस chapter को शुरू किया था and we have been talking about the mechanics of futures और mechanics of futures को हमने start किया था. We started about the future contract के जो different specifications हैं हमने उनके बारे में बात की थी. What is going to be the size, what is going to be the delivery arrangements and the asset which is the underlying asset और मैंने आपको उनकी सारी specifications के बारे में बहुत डिटेल से हमने बात की थी about the mechanics of future market. अच्छा स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे about the trading of futures market के how they are going to be traded और trading के हवाले से हमने बात की थी margin operations की कि मार्जिन कैसे जनरेट किए जाते हैं और ब्रोकर कब मार्जिन कॉल देता है. बेसिकली मैकेनिक्स का मतलब है कि हाउ डू दे वर्क. लाइक मैकेनिक्स से मतलब ये है कि जो आपकी फ्यूचर मार्केट के अंदर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्टॉक्स के ऊपर जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होने हैं वो किस तरह से ट्रेड करेंगे. व्हाट इज गोइंग टू बी द मैकेनिज्म फॉर दैट. सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल और मैं आपको लिख के और नरेट करके इलस्ट्रेट करके बताऊंगी कि हाउ इट इज गोइंग टू बी चार्ज्ड. सो अबाउट द मार्जिन्स एंड द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जस्ट अ लिटिल बिट. To illustrate how margins work, we consider an investor, his or her broker, on Thursday, June 5th to buy 2 December gold future contract on New York Commodity Exchange. We suppose that the current future price is 400 per ounce because the contract size is 100 ounce. The investor had contracted to buy a total of 200 ounces at this price. This broker will require the investor to deposit funds in the margin account. अब suppose एक कोई investor है, कोई क्लाइंट है, ही वांट टू इन्वेस्ट और वो अपने ब्रोकर को कॉल करेगा और ब्रोकर जो है वो ब्रोकर उसको ये कहेगा कि द ब्रोकर विल रिक्वायर द इन्वेस्टर टू डिपॉजिट फंड्स इन द मार्जिन अकाउंट. ब्रोकर जो है वो इन्वेस्टर को कहेगा कि आप अपने अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवाएं जिसका नाम क्या है, मार्जिन अकाउंट. मार्जिन अकाउंट वो अकाउंट है जो कि हर इन्वेस्टर अपने पास मेंटेन करेगा इन दी एक्सचेंज. कैसे? बिल्कुल ये मार्जिन अकाउंट्स को आप बिल्कुल ऐसे ही मतलब ले लें जैसे ये बैंक अकाउंट होता है और उसके अंदर आपके कुछ डिपॉजिट्स होते हैं. लेकिन जो मार्जिन अकाउंट होता है वो आपका एक्सचेंज के ऊपर होता है, बैंक अकाउंट बैंक में होता है. मार्जिन अकाउंट जो एक्सचेंज में होता है उसमें आपकी कुछ अमाउंट जो है ना वो हर वक्त पड़ी होती है. अब उस अमाउंट को ऊपर या नीचे होते वक्त यू हैव टू सी, अगर तो वो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे चली जाए तो इन्वेस्टर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट अप टू दी लेवल, एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. सो आप इसको ये समझ लें स्टूडेंट्स के मार्जिन अकाउंट के अंदर एक अमाउंट या एक डिपॉजिट हर वक्त आपके अकाउंट में होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी ऑपरेटिव एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. तो अगर वो उस पर्टिकुलर अमाउंट से लेट्स से हमने कह दिया कि ये $200 से कम नहीं होना चाहिए. अगर जैसे ही वो $200 से कम होगा the broker will call the investor to deposit some amount into the margin account so that it is going to be up to a certain level ताकि वो ऑपरेट होता रहे. मेरी बात समझ रहे हैं? और ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है. कहने का मतलब ये है कि मार्जिन अकाउंट अगर लेट से 200 मैंने कह दिया मिनिमम लेवल है तो 200 से जितना ऊपर होता जाएगा वो आपके सारे प्रॉफिट्स हैं. दैट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय दी डेली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. डेली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से मतलब यह है कि जितने के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय हुआ उसकी ओपनिंग प्राइस और उसकी क्लोजिंग प्राइस और हाई और लो में जो डिफरेंस आएगा जो मार्जिन में, दैट इज गोइंग टू बी दी प्रॉफिट. अगर वो हाई ज्यादा है लो कम है तो आपका प्रॉफिट है. लेकिन जो मिनिमम जो थ्रेश होल्ड लेवल है दैट हैज टू बी मेंटेन्ड विच इज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 200 अगर उसका मिनिमम लेवल है तो उससे नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए. उससे ऊपर जितना मर्जी चला जाए, उससे ऊपर जितना मर्जी चला जाए दैट इज गोइंग टू बी दी प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट जो है वो भी एक वो आपकी मर्जी है, इन्वेस्टर की मर्जी है कि द इन्वेस्टर कैन विदड्रॉ दैट प्रॉफिट एट एनी टाइम फ्रॉम दैट अकाउंट. लेकिन उससे नीचे वो नहीं आना चाहिए. दैट इज द पॉइंट. ओके. The amount that must be deposited at the time the contract is entered into is known as the initial margin. अच्छा, मार्जिन अकाउंट है, उस अकाउंट का नाम और उसके अंदर जो आपकी अमाउंट डिपॉजिट हुई है
उसका नाम हमने रख दिया इनिशियल मार्जिन। क्या नाम रख दिया? इनिशियल मार्जिन। तो अप टिल नाउ हमने दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। एक है आपका इनिशियल मार्जिन, दैट इज द अमाउंट दैट यू हैव डिपॉजिटेड इनटू योर मार्जिन अकाउंट। So initial margin is the amount that must be deposited at the time the contract is entered. जब आपने contract enter किया है तो जो amount आप अपनी deposit करवाएंगे that is going to be called as the initial margin. And what is the margin account? Basically the margin account the margin account is the account that investor maintains at the exchange for trading future contracts. So margin account is the amount that an investor is going to maintain at the exchange फॉर ट्रेडिंग दी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो मार्जिन अकाउंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अभी तक दो चीजें मैंने आपको बताई कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, और जिस अकाउंट के थ्रू हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको हमने कह दिया मार्जिन अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर जो मिनिमम डिपॉजिटेड लेवल या अमाउंट हमने जो जमा करवाई है उसको हम कहते हैं इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन बिल्कुल ऐसी अमाउंट है जैसे आपने बैंक अकाउंट को ओपन करते वक्त आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई ना कोई अमाउंट पड़ी हो, बिल्कुल ऐसी। एंड दैट अमाउंट शुड नॉट बी एनीथिंग लेस देन अ पर्टिकुलर लेवल। अब वो लेवल जो है वो ऑलरेडी जो ब्रोकर है वो आपको बता देगा, एक्सचेंज के ऊपर वो लेवल डिटरमिनेंट होता है कि ये इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दी कि अगर वो 200 से कम होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 200 से ज्यादा भी हो सकता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर वो 200 से एनी पॉइंट लेस देन $200 होगा तो ब्रोकर विल इमीडिएटली कॉल द इन्वेस्टर टू डिपॉजिट सम मोर अमाउंट सो दैट इट इज अप टू अ सर्टेन लेवल दैट इज 200। लेकिन ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, लाइक 200 से ऊपर जितना भी चला जाए दैट इज बेसिकली द प्रॉफिट दैट द इन्वेस्टर इज जनरेटिंग, उसमें से आप जितना चाहे निकाल सकते हैं, कीपिंग द लोएस्ट थ्रेशोल्ड ऑफ 200। आई एम श्योर आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि इसका क्या मतलब है और ये क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, नाउ the investor is entitled to withdraw any balance in the margin account in the excess of initial margin। तो initial margin से जितना ऊपर amount आपके पास होगी, you may withdraw that amount from your account to ensure that the balance in the margin account never becomes negative. A maintenance margin which is somewhat lower than the initial margin is set। तो इस initial margin से थोड़ा सा लेवल नीचे, जिसको हम मेंटेनेंस मार्जिन कहते हैं, नाम हमने उसको दूसरा रख लिया, वो बरकरार रखा जाता है सो दैट इट डज नॉट फॉल बिलो दैट मार्जिन। Okay, if the balance in the margin account falls below the maintenance margin, the investor receives a margin call that is expected to top up the margin account to the initial margin level the next day. The extra funds deposited are known as the variation margin। तो जो हम extra funds deposit करेंगे उसके अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर, उसको हमने क्या दिया, maintenance margin, sorry, the variation margin। Variation margin is the any extra amount that we want to deposit or that is going to be deposited in the margin account in order to top up it up till the initial margin। Okay, I am going to illustrate a very interesting example of a margin requirements and margin account और वो कैसे establish होते हैं। बहुत interesting example है। I would like to draw it for you। मैं आपके लिए यहाँ पे लिखना चाहूंगी।
operations of margins for a long position. Long position क्या होती है? Long is to buy. Long position into gold futures contracts the initial margin is $2,000 per contract or 4,000 in total. दो है ना, तो 2,000 का अगर एक होगा तो दो हो जाएंगे, 2,000 into 2 that is 4,000 in total, and the maintenance margin is $1,500. मेंटेनेंस मार्जिन क्या चीज है? जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड लेवल आपने बरकरार रखना है while making the transactions at the exchange, that is $1,500 per contract. एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए you should maintain a minimum level of 1,500 of maintenance margin. तो दो का कितना हो जाएगा? 1,500 into 2, सिंपल 1,500 into 2 या 1,500 plus 1,500, सीधा सा हिसाब है 3,000. So और 3,000 in total. I am sure you are getting my point, students. आपको समझ आ रहा है? It's very easy. The contract is entered on June 5th at 400. The contract is entered into June on जून की 5th को at 400, उसकी जो प्राइस थी कॉन्ट्रैक्ट की 400 थी, एंड क्लोज आउट ऑन जून 26th. क्लोज आउट कल मैंने बहुत डिटेल से आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज गोइंग टू बी दी क्लोज आउट. क्लोजिंग से मतलब क्या होता है? हमने लेक्चर नंबर 7 में क्लोजिंग आउट पे बहुत डिटेल में बात की थी, और मैंने आपको अनएंटिसिपेटेड डिलीवरी के बारे में भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की थी, जो कि एक नए एम्प्लॉय की थी और जिसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी करानी पड़ी बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू क्लोज आउट द पोजीशन. डू यू रिमेंबर? याद आई आपको? एट 392.30. अच्छा जी, रिपीट करती हूँ. ऑपरेशंस ऑफ मार्जिन्स फॉर अ लॉन्ग पोजीशन इनटू गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. द इनिशियल मार्जिन इज 2,000 पर कॉन्ट्रैक्ट और 4,000 इन टोटल. 2,000 पर कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो 2,000 है, तो दो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस हो जाएगी 4,000. एंड द मेंटेनेंस मार्जिन इज 1,500 पर कॉन्ट्रैक्ट, और जो उसका मेंटेनेंस मार्जिन है दैट इज गोइंग टू बी 1,500. तो 1,500 दो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 3,000. ओके. The contract is entered into on June 5th at 400 and close out on June 26th at 392.30. अच्छा स्टूडेंट, ये जो सब कुछ मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ एक टेबल, और जो मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन दे रही हूँ, दैट इज अबाउट दी हाउ द मार्जिन्स दे रियली वर्क, किस तरह से ये काम करते हैं.
फर्स्ट डे पे जून 5th। अच्छा, फ्यूचर प्राइस की क्या थी? $400। हम बात कर रहे हैं जून 5th की। जून 5th पे इसकी जो फ्यूचर प्राइस है दैट कम्स टू 397.00। डेली गेन एंड लॉसेस कितना हो जाएगा? $600। मार्जिन अकाउंट बैलेंस 4000, हमने ये यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था 4000 है, दैट इज गोइंग टू बी 3400। इस तरह अब नेक्स्ट डे जो है वो उसकी प्राइस चेंज होगी। क्यूमुलेटिव गेन एंड लॉस 80, ये पिछले वाले में ऐड हो जाएगा। 600 में 180 प्लस हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 780। अब इस दफा इनको गेन हो गया 420 का। क्यूमुलेटिव गेन एंड लॉस जो है वो 360 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमें गेन हो गया। देन इज जून 10th 397.10। दोबारा लॉस हो गया 220 का। 220 को इसमें से लेस कर दें आप, दैट बिकम्स सॉरी ऐड कर दें 580, और यहाँ पे आ जाएगा 3420। अच्छा जी, जून 11th पे आ जाएं। मैं स्टूडेंट्स अभी आपको बताती भी हूँ कि इसकी कैलकुलेशंस किस तरह होगी। ये जो आपको फर्स्ट कॉलम नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट द फ्यूचर प्राइस। पहले दिन फ्यूचर प्राइस 400 थी, दूसरे दिन डिमांड एंड सप्लाई से जो आपकी फ्यूचर प्राइस सेट हुई है दैट इज गोइंग टू बी 397। यहाँ पे 395 पे इसकी प्राइस आ गई। क्यूमुलेटिव गेन एंड लॉसेस 180, 420, 220, अब आ गया 80, अब आ गया 660, और ये हो जाएगा 3340। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे आ जाए, जून 12th। अच्छा जी, डन आ जाए। जून 16 दरम्यान में जो 2 दिन की ब्रेक आई है दैट इज गोइंग टू बी दी हॉलीडे ऑन एक्सचेंज, जैसे सैटरडे संडे होता है। इसकी जो फ्यूचर प्राइस थी जून 16 को 60, 1280, 4060। जून 17 में आ जाए 391.80, 1640, 3700। ठीक है, देन इज जून 18th
392.70, 180, 1460, 3880. ठीक है. Then is June 19th, 387.00, 1140, 2600, 2740 और मार्जिन कॉल है 1260. नेक्स्ट आ जाए जून 20th, 387, अच्छा जी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट. आपके सामने इस वक्त एक टेबल ड्रॉ हुई है जिसके अंदर जो डेली आपके अकाउंट्स हैं, जो मार्जिन आपके डील कर रहे हैं विद द डिफरेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, हम उसकी बात कर रहे हैं. बेसिकली ये लॉन्ग पोजीशंस हैं इनटू टू लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड के हैं जिसका अंडरलाइंग एसेट गोल्ड है. प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट की 2000 है तो दो कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइस जो है वो 4000 है, राइट. और जो मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायर्ड है पर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज 1500. इसका मतलब यह है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1500 से नीचे फॉल कर जाएगा तो दैट इज गोइंग टू, जो आपका ब्रोकर है वो मार्जिन कॉल दे देगा. ओके, लेट मी रीड इट फॉर यू. दिस बेसिकली दिस टेबल इलस्ट्रेट्स, अब आप इस टेबल को गौर से देखें, मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ, आप यू कैन इजीली रिलेट. It can illustrates the operations of margin accounts for one possible sequence of future prices in the case of investor considered earlier. The maintenance margin is assumed for the purpose of illustration to be 1500 per contract. 1500 per contract हमारा maintenance margin है. Anything less than 1500, अगर margin call वाले column में 1500 से कम वाली amount आएगी तो definitely broker would call for the margin call कि आप आके पैसे जमा कराएं, और 3000 in total, यानी 3000 से कम होगी अगर दो contracts की बात हो रही है. अब देखें, ऑन जून 13th द बैलेंस इन द मार्जिन अकाउंट फॉल्स 340 बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन. जून 13th को क्या हुआ? जून 13th को ये जो आपका है, अगर आप देखें तो ये आपकी मार्जिन कॉल ये जून 13th है. जून 13th को क्या हुआ? द मार्जिन अकाउंट फॉल्स 340 below the maintenance margin level. This drop triggers a margin call for the broker for additional 1340. आपको मार्जिन कॉल दी है ब्रोकर ने 1340 की, क्योंकि ये 1500 से लेस है. हमने कहा कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का जो मेंटेनेंस मार्जिन है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1500 से एनीथिंग लेस देन 1500 the broker is going to give you a margin call. It assumes that investor does in fact provide this margin by the close of the trading on June 16. On June 19 the balance margin, जून 19 को दोबारा जो है वो आपका जो बैलेंस है वो कम होके गिर गया अप टिल 1260 की मार्जिन कॉल दी. मेंटेनेंस मार्जिन से जैसे ही कम होगा द ब्रोकर इज गोइंग टू गिव यू दी कॉल. अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताती जाऊँ कि आपने इसको कैसे करना है. देखें, क्यूमुलेटिव गेन्स एंड लॉसेस को पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे होते हैं. देखें, अगर आप जून 5th में आ जाएं तो जून 5th में हमारे पास डेली गेन्स हैं 600 और क्यूमुलेटिव गेन्स भी ऑफ कोर्स 600 है. नेक्स्ट टाइम जून 6th में आ जाएं, जून 6th में आपके पास ये है, ठहरें जरा, 4000 अच्छा जी 600 क्यूमुलेटिव गेन्स एंड लॉसेस 600. इस डेट पे आएंगे आप जून 5th की. जून 6th को देखें, 600 तो पहले थे आपके क्यूमुलेटिव गेन्स एंड लॉसेस. अब आपके आज के दिन 6 को 180 और आगे तो 600 में 180 प्लस हो जाएंगे. ये देखें, इन दोनों को प्लस कर लें, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस. अपना कैलकुलेटर ले लें बच्चों. 600 प्लस 600 प्लस 180, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 780. आ गया 780.
अच्छा जी, 780 आपका लॉस है। ये जो ब्रैकेट्स के निशान है दैट इज गोइंग टू बी द क्यूमुलेटिव लॉस। क्यूमुलेटिव लॉस का मतलब ये है पिछले साल का हमारे पिछले दिन का हमारे पास जमा हुआ था दैट इज 600, उसमें आज का लॉस 180 और शामिल कर लिया तो दैट बिकम्स इक्वल टू 180। तो 4000 में से पहले 600 लेस करेंगे, इस वाले कॉलम में आ जाए जो मार्जिन अकाउंट बैलेंस वाला कॉलम है। 3400 में और 180 लेस करें, दैट इज इक्वल टू 3220। आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये देखिए 4000 था ना, 4000 में से आपने लेस किया 600, इट इज इक्वल टू 3400। ठीक है, 3400 में से दोबारा आपने 180 लेस किया। क्यूमुलेटिव नहीं करेंगे, सिर्फ उस दिन वाला लॉस करेंगे क्योंकि पिछला वाला 600 हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं। लेस 180, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये यहाँ से हमने 180 लेस किया, यहाँ से आपने 600 लेस किया। अब यहाँ से क्या लेस करेंगे, 420 अब ऐड हो गया आपका। देखिए 720 नेक्स्ट में आ जाए, 9th में 780 में 780 था लेकिन अब 420 है। अब आपका प्रॉफिट आ गया 780 से लेस करें 420, इट इज इक्वल टू 360, बट स्टिल इट इज अ लॉस। अभी तक ये हमारा लॉस में चल रहा है क्योंकि प्रॉफिट हमें इतना जनरेट नहीं हुआ कि हमारा लॉस कवर हो। क्यूमुलेटिव लॉस ही है, ठीक है ना। 300 एंड 220 में आप ऐड कर लें सिंपल ये वाला 420, दिस इज इक्वल टू 300 एंड 3640। ठीक हो गया। इसी तरह से करते करते आप इसके ऊपर आएंगे until it reaches to the level of minimum 1340। जैसे क्यूमुलेटिव गेन एंड लॉस आपका एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है, द मार्जिन गिव यू अ कॉल ऑफ, हमने कहा था ना 3000 से लेस नहीं होना चाहिए, तो ये देखें 3000 से लेस हो गया। ये देखें दो कॉन्ट्रैक्ट्स का 3000 से लेस हो गया, या एक कॉन्ट्रैक्ट का जो क्यूमुलेटिव गेन और लॉस है वो 1340 यानी 1500 से लेस हो गया, तो हमने फॉरन मार्जिन कॉल दे दी। दैट वाज अबाउट 1340 की, 1340 की आपने मार्जिन कॉल दी थी। 3000 से लेस जब भी ये फॉल करेगा वी आर गोइंग टू गिव यू। अभी देखिए पूरे कॉलम के अंदर 2 दफा ऐसा मौका आया कि 3000 से क्यूमुलेटिव बैलेंस जो है वो कम हो गया। जैसे ही वो 3000 से लेस होगा द ब्रोकर इज गोइंग टू गिव फॉर द मार्जिन कॉल, और आपका जो इन्वेस्टर है वो आके इसमें मजीद डिपॉजिट कराएगा। तो स्टूडेंट्स दैट इज हाउ यू वर्क। रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, पहले कॉलम में आप देखें डेज हैं, दूसरे कॉलम में फ्यूचर प्राइस है जो कि डेली अपडेट हो रही है विद द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है उसकी प्राइस अप चली जाती है, अगर डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस नीचे आ जाती है। हम डेली गेन्स एंड लॉसेस थर्ड कॉलम में उसके नोट कर रहे हैं, and cumulative gains and losses are going to be included in the 4th column. 5th column is for the margin account balance and last column is for the margin call. तो anything less than the 1500 contract per contract उस पे आपको मार्जिन कॉल दे देगा आपका ब्रोकर। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि हमने ये कहा कि पर कॉन्ट्रैक्ट हमने $1500 की बात की है, तो $1500 एक कॉन्ट्रैक्ट का, और यहाँ पे इस इन्वेस्टर के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1500 प्लस 1500 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 3000 के। एनीथिंग लेस देन 3000 से कम जब भी ये आपके पास जो 5वां कॉलम है उसके अंदर जब भी रीडिंग आएगी दी ब्रोकर इज गोइंग टू गिव यू फॉर दी मार्जिन कॉल। यहाँ देखें ये 2 दफा ऐसा हुआ है कि आपकी जो मार्जिन जो 3000 से लेस अमाउंट है, अदरवाइज देखें 3000 से ऊपर है, 3000 से ऊपर हो इट इज फाइन, 3000 से जैसे ही लेस होगा द ब्रोकर इज गोइंग टू कॉल फॉर दी वेरिएशन मार्जिन टू बी डिपॉजिटेड इन दी अकाउंट सो दैट ये जो है वो ऑपरेटिव पोजीशन में रहे। अच्छा, उसके बाद की स्टोरी भी सुना देती हूँ, आगे क्या हुआ। The investor provides his margin by the close of trading on June 20th. On June 26th, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। The investor decides to close out the position. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे हमने ऊपर लिखा हुआ है कि investor wants to close out the position on June 26th, ठीक है ना।
अच्छा जी, जब इन्वेस्टर ने डिसाइड कर लिया टू क्लोज आउट द पोजीशन बाय सेलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, द फ्यूचर प्राइस ऑन दैट डे वाज 392.30 एंड द इन्वेस्टर हैज द क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ 1540। इस कॉलम के अंदर, ये जो आपके सामने चौथा कॉलम नजर आ रहा है, क्यूमुलेटिव लॉस हो गया। तो उसने सोचा कि बेहतर है कि ये हम इसको मैं मजीद लॉस में लेके जाऊं, क्योंकि थ्रू आउट द डे 2 दफा उसको मार्जिन कॉल भी आई, उसने पैसे भी जमा कराए और थ्रू आउट क्यूमुलेटिव लॉस में जा रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने ये सोचा कि वो अपनी इस पोजीशन को क्लोज आउट कर दे, ठीक है ना। नोट दैट इन्वेस्टर हैड एक्सेस मार्जिन ऑन जून 16th। जून 16th को देखें, एक्सेस मार्जिन है 4060 का, 4000 से ऊपर गया, ठीक है ना, 4060 का जून 6th को, सॉरी जून 16th को, यहाँ देखें ये एक्सेस मार्जिन है। एक्सेस मार्जिन से मतलब ये कि 4000 से ऊपर गया। अच्छा, उसके बाद भी 2-3 दफा ऊपर गया, लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि बेहतर ये है मेरे लिए कि मैं इस पोजीशन को क्लोज आउट कर दूं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन on the investor that how they are going to treat with these contracts। उनकी मर्जी है। आप देखें ऑपरेशंस ऐसे डील करेंगे, डेली जो मार्जिन ऑपरेशंस हैं, अब आपकी चॉइस है कि आप उसमें से कितना कम करना चाहें, राइट। लाइक आप उसको किस वक्त मार्जिन कॉल पे आप इसको इस पोजीशन को, पर्टिकुलर पोजीशन को क्लोज आउट करना चाहें। सो डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ये जो आपको सामने नजर आ रही है, प्राइसेस इसी तरह से सेट होती हैं और ये इसकी जो वर्किंग है बेसिकली दी ऑपरेशंस ऑफ मार्जिन अकाउंट, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, सम की पॉइंट्स अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 1 इज दे आर सेटल डेली सेटलमेंट हो रही है। जैसे आप देख लें, मैंने आपके सामने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल लिखी, जून की डेट्स थी और आपने देखा कि हर रोज किस तरह से उनकी जो सेटलमेंट्स हैं वो हो रही हैं। मिनिमम लेवल ऑफ इनिशियल एंड मेंटेनेंस मार्जिन आर सेट बाय द एक्सचेंज। अब ये जो मिनिमम लेवल ऑफ मार्जिन हैं, ये बेसिकली आपके एक्सचेंज सेट करता है और कोई सेट नहीं करता। ना तो ये ब्रोकर की मर्जी से है और ना ही ये इन्वेस्टर की मर्जी से है, बल्कि इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द एक्सचेंजेस। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेडर। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडर। डे ट्रेडर्स एंड स्प्रेड ट्रांजैक्शंस ऑफन गिव राइज टू लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब जो डे ट्रांजैक्शंस हैं, सॉरी जो डे ट्रेड्स हैं और जो स्प्रेड ट्रांजैक्शंस हैं, दे ऑफन गिव राइज टू द लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ आपकी जो एक्टिविटी है, जो ट्रांजैक्शन है वो कैसी है, उसके लिहाज से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं। Many brokers allow an investor to earn interest on the balance in a margin account. The balance in the account does not therefore represent a true cost, provided that the interest rate is comparative with what could be earned elsewhere. To satisfy the initial margin requirement, but not subsequent margin call, an investor can sometimes deposit securities with the broker. मार्जिन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कई दफा इन्वेस्टर्स ये भी करते हैं कि कुछ सिक्योरिटीज जो हैं वो ब्रोकर के पास जमा करवा दें। ट्रेजरी बिल्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कैश एट अबाउट 90% ऑफ देयर फेस वैल्यू। यूजुअली टी बिल्स को आप कैश की जगह पे रिप्लेस करके ब्रोकर के पास डिपॉजिट करवा सकते हैं। शेयर्स आर आल्सो समटाइम एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कैश। सिमिलरली शेयर्स भी कैश की बजाय, जो मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात कर रही हूँ ना, आपसे इनिशियल मार्जिन की और मेंटेनेंस मार्जिन की, ये उसके बारे में कि इंस्टेड ऑफ कैश, इन लिeu ऑफ कैश, कैश की बजाय, कैश की जगह you can deposit treasury bills, you can deposit even shares, but all the 50% of their market value। लेकिन शेयर को वो कैश की फॉर्म में नहीं ले रहा, शेयर को शेयर की फॉर्म में ले लेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू से 50% के ऊपर। जाहिर है क्योंकि शेयर की प्राइसेस तो ऊपर नीचे होती रहती है ना, कैश तो कैश ही रहेगी, लेकिन शेयर प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं। इसलिए अगर आप अपने ब्रोकर के पास शेयर्स जमा कराते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो उसकी हाफ चार्ज करेगा, लाइक 50% ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। ओके, margin requirements may depend on the objectives of the trader. A bona fide hedger, such as company that produces the commodity on which future contract is written, is often subject to lower margin requirements than a speculator. अच्छा, अब अगर कोई bona fide hedger है, such as a company that produces the commodity on which the future contract is written, future contract जिस commodity पे written है वो उसको produce करती है अगर वो कंपनी, तो उस कंपनी की जो future contracts होंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे
एज कम्पेयर टू सर्टन अदर, एज कम्पेयर टू सर्टन स्पेक्यूलेटर। ठीक है, द रीजन इज दैट देयर इज अ डीम टू बी लेस रिस्की ऑफ डिफॉल्ट। जाहिर है वो उसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है जिसके ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है, तो वहां पे डिफॉल्ट का जो चांस है वो बहुत कम रह जाता है। डे ट्रेड्स एंड स्प्रेड ट्रांजैक्शंस ऑफन गिव राइज टू लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स देन डू हेज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, note that margin requirements are the same on short future positions as they are on the long future positions। अच्छा, long future positions की मैंने आपको एग्जांपल दी मार्जिन रिक्वायरमेंट की, बट दे आर गोइंग टू बी सिमिलर फॉर इवन फॉर द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। शॉर्ट फ्यूचर पोजीशंस के लिए भी वही मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि लॉन्ग फ्यूचर पोजीशंस के लिए हैं। इट इज जस्ट एज इजी टू टेक अ शॉर्ट फ्यूचर पोजीशंस एज इट इज टू टेक अ लॉन्ग वन, बिकॉज शॉर्ट पोजीशन लेना भी उतना ही आसान है जितना कि लॉन्ग पोजीशन लेना आसान है। मतलब कि शॉर्ट पोजीशन भी आप उसी तरह से ले सकते हो जिस तरह आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। लाइक बाइंग भी उतनी आसान है जितनी की सेलिंग, या आप ये कह लें दूसरे अदर वर्ड्स में कि बाइंग भी उतनी मुश्किल है जितने के सेलिंग मुश्किल है। इज दैट क्लियर? So taking a long position in the spot market involves buying the asset for immediate delivery and presents no problems. Taking a short position involves selling an asset that you do not own. Now the function of clearing house and clearing margin. Clearing house और clearing margins क्या होते हैं? The exchange clearing house is an adjunct of the exchange and act as an intermediary in future transactions. Basically the clearing house जो होता है they act as an intermediary. It guarantees the performance of the two parties. जो कि आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर नहीं था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चूंकि एक्सचेंज में होते हैं, ओटीसी में आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन नहीं होता, लेकिन एक्सचेंज में आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है। द क्लियरिंग हाउस एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, इट गारंटीज द परफॉर्मेंस ऑफ टू पार्टीज। क्लियरिंग हाउस जो है वो गारंटी देता है दो पार्टीज की परफॉर्मेंस की। इट हैज अ नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट पोस्ट फंड्स विद द एक्सचेंज। इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि पोस्ट करते हैं अपने फंड्स को एक्सचेंज पे। द मेन टास्क ऑफ इट इज टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन एंड कैलकुलेट द नेट पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये अपने मेंबर्स की नेट पोजीशंस को कैलकुलेट करता है। कैसे? नेट पोजीशंस क्या होती हैं कि हाउ मेनी लॉन्ग पोजीशंस एन इन्वेस्टर कैरीज एंड हाउ मेनी शॉर्ट पोजीशंस डज एन इन्वेस्टर कैरी। सो द क्लियरिंग हाउस फंक्शन थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ आपको। It guarantees the performance of the parties of each transaction. It has the number of members who must post funds with the exchange. Just as an investor is required to maintain a margin account with the broker, a clearing house member is required to maintain a margin account with the clearing house. बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्वेस्टर को की ये रिक्वायरमेंट है कि दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मार्जिन अकाउंट विद द ब्रोकर। जो अपना है इन्वेस्टर है उसने ब्रोकर के पास एक अकाउंट मेंटेन करना जिसका नाम हमने मार्जिन अकाउंट रखा है। बिल्कुल इसी तरह अ क्लियरिंग हाउस मेंबर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मार्जिन अकाउंट विद द क्लियरिंग हाउस। इसी तरह क्लियरिंग हाउस मेंबर को भी एक अमाउंट रखवानी पड़ती है क्लियरिंग हाउस पे। कैसे? देखें, ब्रोकर जो है वो एक्सचेंज के बिहाफ पे आपके साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, आपने ब्रोकर के पास जमा करवानी है अपनी अमाउंट एज द इनिशियल मेंबर, एज द इनिशियल मार्जिन। लेकिन जो ब्रोकर है चूंकि वो क्लियरिंग हाउस का मेंबर है, तो क्लियरिंग एज अ मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउस ही मस्ट डिपॉजिट सम क्लियरिंग मार्जिन टू द एक्सचेंज। वो भी अपना कुछ मार्जिन जो है वो क्लियरिंग हाउस में डिपॉजिट करवाएगा। दिस इज नोन एज द क्लियरिंग मार्जिन। इसको हम कहते हैं क्लियरिंग मार्जिन। द मार्जिन अकाउंट फॉर क्लियरिंग हाउस मेंबर्स आर एडजस्टेड फॉर गेन्स एंड लॉसेज एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे। और ये जो क्लियरिंग मार्जिन हैं ये बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट होते हैं जैसे कि अभी भी हमने मार्जिन अकाउंट की पूरी इलस्ट्रेशन की आपके सामने, और आपने देखा कि हाउ दीज मार्जिन आर मेंटेन्ड और कब मार्जिन कॉल देगा ब्रोकर। The margin accounts for clearing house members are adjusted for gains and losses by the end of each trading day in the same way as the margin account of investors. However, in the case of clearing house member, there is an original margin but no maintenance margin. अच्छा, however यहाँ पे जो है वो एक ओरिजिनल मार्जिन है लेकिन मेंटेनेंस मार्जिन नहीं है। Every day the account balance for each contract must be maintained and amount equal to the margin times the number of contract outstanding.
Thus, depending on transaction during the day and price movement, the clearinghouse member may have to add funds to its margin account by the end of the day. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इन्वेस्टर को हमने बाउंड किया कि वो एक मिनिमम थ्रेश होल्ड लेवल बरकरार रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जो क्लियरिंग मेंबर है वो भी एक थ्रेश होल्ड लेवल मेंटेन करेगा या उसको बरकरार रखेगा in order to do all the transactions. Brokers who are not clearing house members must maintain a margin account with the clearing house member. हो सकता है कि ब्रोकर जो है वो डायरेक्टली क्लियरिंग हाउस मेंबर ना हो, तो उस केस में ब्रोकर जो है वो किसी क्लियरिंग हाउस मेंबर के साथ ये करेगा काम. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ब्रोकर जो है वो विदाउट बीइंग दी मेंबर या विदाउट हैविंग दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट विद द एक्सचेंज वो काम कर सके. मेरी बात समझ रहे? मैं रिपीट करती हूँ. देखें, मैंने अभी तक आपसे ये बात की थी कि मेंटेनेंस मार्जिन जो हैं वो सेट होते हैं और इन्वेस्टर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट विद द ब्रोकर, और वो कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो टी बिल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स. इसी तरह जो ब्रोकर है या जो क्लियरिंग हाउस का मेंबर है, दैट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट टू दी क्लियरिंग हाउस. उसी तरह उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है कि वो भी क्लियरिंग हाउस में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दे. अब उस क्या होगा, जब उसने उसकी क्लियरिंग हाउस में वो अमाउंट डिपॉजिट करवा दी तो फिर वो सेफ हो जाएगा और फिर वो अपनी अमाउंट को उसी तरह से मेंटेन रखेगा. ब्रोकर अगर खुद ना हो क्लियरिंग हाउस का मेंबर, तो वो किसी क्लियरिंग हाउस मेंबर को ये अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा. इज दैट क्लियर? ब्रोकर हो सकता है कि खुद क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो, और ये भी हो सकता है कि ब्रोकर क्लियरिंग हाउस मेंबर ना हो. इन दैट वेरी केस ब्रोकर जो है वो क्लियरिंग हाउस मेंबर को ये अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा. ठीक है. In determining clearing margins, the exchange clearing house calculates the number of contracts outstanding on either gross or a net basis. That is how it works. ठीक हो गया. Now the credit risk. Credit risk is the feature of OTC market. ये जो है आपका जो credit risk है, that is going to be the feature of OTC market, that is over the counter market. ये क्या होता है? The whole purpose of this margining system is to ensure that the traders do not walk away from their commitments. अब ये मार्जिनिंग सिस्टम का मतलब ही सारा ये है, या इसका पर्पस ही सारा ये है कि जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, दे डू नॉट वॉक अवे फ्रॉम द कमिटमेंट्स, कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स कर लिए हैं या जो जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने बाय कर लिया या होल्ड कर लिया या जिनके राइट्स ले लिए, ऐसा ना हो कि वो उस कमिटमेंट से फिर जाएं. दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड. Overall, the system has been very successful. Investors entering into contract at major exchanges have always had their contracts honored. और इस तरह से ये हुआ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज के ऊपर आपके ट्रेड हो रहे हैं वो सारे ऑनर होते हैं, बिकॉज ये जो ट्रेडर्स हैं दे नो कि दे हैव टू मेंटेन दी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और उनको मार्जिन्स मेंटेन रखने हैं. Future exchanges were tested on October 19th, 1987, when S&P index declined by over 20%, and investors with long positions in S&P futures found that they had negative balances. Some of the investors walked away from their positions. As a result, some brokers went bankrupt. Without their clients' money, they were unable to meet margin calls on contracts they entered into the half of their clients. However, everyone who had a short future position on the S&P got paid off. अच्छा देखें, अगर तो आपके पास शॉर्ट पोजीशंस हैं तो जिन्होंने 1987 में जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस थी उनको पे ऑफ कर दिया, लेकिन बाकी के जो ब्रोकर्स थे उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गए. तो ये जो मार्जिनिंग सिस्टम है दैट इज वेरी वेरी वेल abreast of all the changes or of all the credit risk that might be faced. अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि देखें, अगर इन्वेस्टर खुद मार्जिन रिक्वायरमेंट या मार्जिन कॉल ओबे नहीं भी करता, तब भी क्योंकि ब्रोकर की भी तो जिम्मेदारी है ना, ब्रोकर भी तो क्लियरिंग हाउस का मेंबर है, तो ब्रोकर को बहरहाल किसी न किसी तरह से वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. तो अगर क्लाइंट डिफॉल्ट कर जाए, ऑल्दो दे हैव कमिटेड फॉर अंडर दिस मार्जिनिंग सिस्टम कि वो उसको ओबे करेंगे, लेकिन अगर क्लाइंट
अगर डिफॉल्ट कर जाए तो फिर बेचारा कौन फंस जाएगा, फिर बेचारे ब्रोकर की बारी आ जाएगी, क्योंकि ब्रोकर उसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस कर रहा था ना, और ब्रोकर बेचारा खुद भी क्लियरिंग हाउस का मेंबर है। तो अगर वो क्लियरिंग हाउस एज अ क्लियरिंग हाउस मेंबर अगर वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा, या अगर वो सारे ऑब्लिगेशंस या मार्जिनिंग सिस्टम को पूरा नहीं कर रहा, तो अगेन ही विल बी एट लॉस। ठीक है। अच्छा, ओटीसी मार्केट में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है। अब उसको भी बैलेंस करने के लिए कुछ तरीके हैं, या कुछ आप ये समझ लें कि कुछ रास्ते निकालनी है ताकि जो डिफॉल्ट रिस्क है वो मिनिमम हो जाए। अब वो क्या होता है? क्रेडिट रिस्क हैज ट्रेडिशनली बीन अ फीचर ऑफ ओवर द काउंटर मार्केट। बेसिकली जो क्रेडिट रिस्क होता है दैट इज द फीचर ऑफ ओटीसी मार्केट। देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट द पार्टी ऑन द अदर साइड ऑफ द ओवर द काउंटर ट्रेड विल डिफॉल्ट। हमेशा ये चांस रहता है जब भी आप ओटीसी मार्केट में डील करते हो, दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट में, तो हमेशा ये चांस रहता है कि डिफॉल्ट हो सकता है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क द ओवर द काउंटर मार्केट इज नाउ imitating the margining system adopted by exchanges with a procedure known as collateralization। अब ओटीसी मार्केट ने क्या किया, ये जो मार्जिनिंग सिस्टम मैंने आपको बताया जिसकी वजह से जिसकी वजह से एक्सचेंज का क्रेडिट रिस्क कम होता है, उसको लेके जो हमारे पास क्रेडिट रिस्क है वो मिनिमम है, दैट इज नोन एज द कोलेटरलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कोलेटरलाइजेशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेटरलाइजेशन? बेसिकली इट इज टू रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क ऑफ द ओटीसी मार्केट, जो कि मार्जिनिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कंसिडर टू पार्टिसिपेंट्स इन ओटीसी मार्केट। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत दफा ये मेंशन किया डिफरेंट लेक्चर्स में कि ओटीसी मार्केट के अंदर डिफॉल्ट रिस्क हमेशा ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि किस तरह से क्रेडिट रिस्क जो है वो ओटीसी मार्केट में थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोलेटरलाइजेशन हैंडल किया जाएगा। The collateralization agreement between two parties require them to value the contract each day। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के दरमियान में, उससे ये होगा कि वो एक दूसरे की ऑब्लिगेशंस हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसको वो फॉलो करेंगी। कैसे? कंसिडर टू पार्टिसिपेंट्स इन ओटीसी मार्केट, कंपनी ए एंड कंपनी बी। यहां लिख दूं, कंसिडर टू पार्टिसिपेंट्स company A and company B with an outstanding over the counter contract. They could enter into the collateralization agreement where they value the contract each day using a pre-agreed valuation methodology. If from one day to the next the value of the contract to the company A increases, the company B is required to pay collateral equal to this increase to company A. Similarly, if the value of the contract to the company A decreases, the company A is required to pay collateral equal to the decrease to the company B। यानी जितना भी उनका इंक्रीज या डिक्रीज होगा इस कंपनी का, सपोज टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, अगर आप इसको जितना प्रॉफिट हो रहा है या जितना लॉस हो रहा है, हर दिन के आखिर में जितना इंक्रीज हो रहा है वो उसको कंपनसेट करेगा कंपनी बी को, और जितना कोलेटरल प्रोवाइड करेगा टू द कंपनी बी, और जितना डिक्रीज हो रहा है उसका कोलेटरल प्रोवाइड कर देगा कंपनी बी को। सिमिलरली, इफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी ए डिक्रीजेस, द कंपनी ए इज रिक्वायर्ड टू पे कोलेटरल टू द डिक्रीज टू कंपनी बी। इसी तरह अगर कंपनी ए का जो कोलेटरल है, अगर कंपनी ए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है या वो नीचे आ रहा है, तो दे आर गोइंग टू बी प्रोवाइड कोलेटरल टू कंपनी बी। मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, दोबारा आप सुन लें। इफ फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनी ए इंक्रीजेस, द कंपनी, अगर कंपनी ए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू कंपनी ए के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो कंपनी बी इज रिक्वायर्ड टू पे कोलेटरल इक्वल टू दिस इंक्रीज टू कंपनी बी। जितना इंक्रीज हो रहा है कंपनी बी जो है वो उसका कोलेटरल उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना? इसी तरह अगर ये डिक्रीज हो रहा है इसका, तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द कोलेटरल टू द अदर कंपनी। इसी तरह अगर कंपनी बी के साथ ये हो रहा है तो वो ए को प्रोवाइड करेगी। लाइक एक दूसरे को ये कंपनसेट कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कोलेटरलाइज कर रहे हैं।
ठीक है। कोलेटरलाइजेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द क्रेडिट रिस्क इन द ओवर द काउंटर मार्केट. Collateralization agreements were used by the hedge funds long-term capital management in 1990s. They allowed LTCM to be highly leveraged. The contract did provide credit risk protection, but as described, the high leverage left the hedge funds vulnerable to the other risk. अभी मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाती हूँ जिसके अंदर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट था. They were used by the hedge fund in 1990s. कोलेटरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन इन्होंने चूंकि बहुत ज्यादा लिवरेज इस्तेमाल की जिसकी वजह से ये बैंकरप्ट हो गए. सो हियर इज द स्टोरी. लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, दिस वाज अ हेज फंड. बाय द वे, व्हाट इज हेज फंड? मैंने आपको बताया था. ओके, हेज फंड्स आर बेसिकली द यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव्स. जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी चीजें इनके दरमियान में सिमिलैरिटीज थी और डिफरेंसेस थे जो हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था. हेज फंड्स आर बेसिकली यूज्ड, और या आप ये कह लें कि हेज फंड्स में ज्यादातर डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, ठीक है ना. सो इट वाज अ हेज फंड फॉर्म्ड इन मिड 1990s, ऑलवेज कोलेटरलाइज्ड इट्स ट्रांजैक्शन. इसने हमेशा अपनी ट्रांजैक्शंस को कोलेटरलाइज किया. जैसे कंपनी ए और कंपनी बी की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि किस तरह से वो एक दूसरे के ट्रांजैक्शंस को ऑफसेट करते हैं या कंपनसेट करते हैं. एनी इंक्रीज इन द कंपनी ए, company B is going to collateralize. Similarly, any decrease in the company B, company B is going to collateralize. इसी तरह any increases in the company B future contracts, the value of future contracts, company A is going to collateralize. Similarly, any decrease in the value of the future contract of company B, company A is going to collateralize. एक दूसरे को वो collateralize करते हैं for any increase in value or for any decrease in value. तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे. दे यूज टू कोलेटरलाइज इट्स ट्रांजैक्शन. कोलेटरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया. अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट इट माइट बी टू डू इज it would find two bonds X and Y issued by the same company that promise the same payoffs. With X being less liquid than Y, the market always places a value on liquidity. As a result, the price of X would be less than the price of Y. LTCM would buy X, short Y, and again wait, expecting the prices of the two bonds to converge at some future time. अच्छा जी. In August 1998, Russia defaulted on its debt, and this led to what is termed as flight to quality in the capital markets. 1998 में रशिया ने डिफॉल्ट कर दिया अपने डेट्स के ऊपर. One result was that the investor valued liquid instruments more highly than usual, and spread between the prices of liquid and illiquid instruments in LTCM portfolio increased dramatically. The prices of the bonds LTCM had bought went down, and the prices of those it had shortened increased. It was required to post collateral on both. The company was highly leveraged and was unable to make the payments required under the collateralization. अब चूंकि कंपनी के साथ मसला ये था कि कंपनी ने अपने आप को हाईली लेवरेज किया हुआ था. So it became illiquid, and it was difficult for LTCM long term capital management company कि वो अपने आप को इस वक्त संभाल सकती, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ज्यादा लिक्विड किया हुआ था, बहुत ज्यादा लिवरेज किया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी लिक्विडिटी इफेक्ट हुई. जब लिक्विडिटी इफेक्ट हुई तो ये इट वाज अनएबल टू कोलेटरलाइज द सेकंड पार्टी, तो इस वजह से ये इनको लॉस हुआ. द रिजल्ट वाज दैट पोजीशंस हैड टू बी क्लोज्ड आउट, एंड देयर वाज अ टोटल लॉस ऑफ अबाउट $4 बिलियन. फिर उसका रिजल्ट ये हुआ, फिर इसको अपनी जो पोजीशंस हैं उनको क्लोज आउट करना पड़ा, एंड दे हैड अ बिग लॉस ऑफ अबाउट $4 बिलियन. इफ द कंपनी हैड बीन have been less highly leveraged, it would probably have been able to survive the flight to quality and could have waited for the prices of the liquid and illiquid bonds to become closer to each. तो चूंकि कंपनी हाईली leveraged थी, बहुत illiquid हुई थी, इसकी liquidity पोजीशन बहुत खराब थी, जिसकी वजह से they were not able to collateralize the bonds. उनके पास जो X और Y जो दो तरह के bonds थे उनको वो collateralize करने में कामयाब नहीं हो सके. तो स्टूडेंट्स ये है बेसिकली अबाउट द कोलेटरलाइजेशन कॉन्सेप्ट. सो इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी कोलेटरलाइज्ड इन OTC मार्केट्स. तो OTC मार्केट में ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि आप एक दूसरे को कोलेटरलाइज कर दो. इस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हो
from any adverse movements, and they are then similar to the future contracts in that they are settled regularly, example every day or every week. इस तरह से इनके अंदर एक ये फीचर आ जाता है कि जिस तरह हम डेली सेटलमेंट के थ्रू अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को सेफ रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ओटीसी मार्केट में कोलेटरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे आपका जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बहुत मिनिमम रहता है। स्टूडेंट्स, आपके फ्यूचर प्राइसेस जो हैं वो पब्लिश होती हैं, कोटेड प्राइसेस पब्लिश होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको कभी न्यूज़पेपर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो। इत्तेफाक इसलिए कह रही हूँ कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ते हैं। हैव यू एवर गॉन थ्रू दी बिजनेस पेज ऑफ अ न्यूज़पेपर? मैनी न्यूज़पेपर्स दे हैव अ बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पढ़ते हैं कभी? अच्छा चलें, अगर नहीं पढ़ते तो एक नजर उसको देखिएगा। उसके अंदर ना कुछ टेबल्स बने होते हैं। लेट मी शो इट फॉर यू। कैन यू सी इट? इस तरह के जो टेबल्स हैं ना, बेसिकली दीज आर दी पब्लिश्ड फॉर्म्स। तो न्यूज़पेपर में जो कोट होती हैं, दीज आर दी डेली प्राइसेस जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं। उसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस एंड हाई लो सब लिखी होती हैं और डेली ट्रेडिंग पैटर्न लिखा होता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस दैट इज वेरी वेरी मच क्लियरली रिटन, और आप उसको फौरन एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी बैठे हुए, कहीं भी जाते हुए। So the prices of commodities, these are basically they appear in the Wall Street Journal. बार बार मैं आपको यूएस के हवाले से एग्जांपल इसलिए दूंगी because derivative markets of US is far more developed as compared to any other. The prices refer to the trading that took place on the previous day, Wednesday. प्रीवियस डे पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको कोट किया हुआ है। The asset underlying the future contract, the exchange that contract is traded on, the contract size and how the prices are quoted is all shown at the top of each section. हर सेक्शन के टॉप के ऊपर उसकी जो एक्सचेंज की अब्रीविएशंस हैं वो गिवन है और उसकी डेट गिवन है और सब डिटेल गिवन है। अच्छा, उसमें कुछ कॉलम्स हैं, उसमें है जैसे फर्स्ट कॉलम इज अबाउट ओपन, सेकेंड ओपनिंग प्राइस जिसको हम कहते हैं, दूसरे को हम कहेंगे कॉलम को हाई, तीसरे को हम कहेंगे लो, चौथे को कहेंगे सेटलमेंट, नेक्स्ट कॉलम इज फॉर चेंज, देन इज अगेन लाइफ टाइम हाई एंड नो, और फिर हाई एंड लो, एंड लास्ट कॉलम इज ओपन इंटरेस्ट। ये जो डिफरेंट कॉलम्स हैं अब इनकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द सेटलमेंट प्राइस। व्हाट इज द सेटलमेंट प्राइस? द price used for calculating daily gains and losses, and margin requirements are called the settlement price. मैं repeat करती हूँ. What is the settlement price? Settlement price is the price used for calculating daily gains and losses and margin requirements. It is the price used for calculating daily gains and losses and the margin requirements. It is usually calculated as the price at which the contract is traded immediately before the bell signaling at the end of each trading day. Then is lifetime highs and lows. Lifetime highs and lows का मतलब ये है the highest future prices and the lowest future prices achieved in the trading of a particular contract over the lifetime. Lifetime high and low का मतलब ये है कि ये जो आपकी प्राइसेस हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, हाईएस्ट एवर इन द लाइफ टाइम ऑफ दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड द लोएस्ट एवर इन द लाइफ टाइम ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, आई थिंक आई मस्ट राइट इट फॉर यू सो दैट इट इज मोर क्लियर। अच्छा जी, मैंने आपको वैसे यहाँ से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक आई मस्ट राइट इट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने कॉर्न फ्यूचर की एग्जाम्पल ली है, grain and oil seed future, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ट्रैक्ट है कॉर्न। अच्छा जी, ओपन यहाँ पे लिखे लेट्स से मार्च, मई, जुलाई, सो ऑन। देन इज ओपन, ये हमने बीच में स्किप क्यों किया हुआ? क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी इतनी होगी 3-3 महीने की। ओपन, हाई,
लो सेटलमेंट, सेटलमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, देन चेंज, दिस इज लाइफ टाइम हाई एंड लो, एंड दिस इज द ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, लाइफ टाइम हाई एंड लो का मतलब ये यहाँ पे ना, अब ये सारी ये यहाँ पे सब फिगर्स लिखी होंगी, ये जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं, ये इट इज जस्ट लाइक अ टेबल जो कि पब्लिश फॉर्म में है। लाइफ टाइम हाई एंड लो से मतलब ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हाईएस्ट एवर प्राइस जो कि चली हो उस पर्टिकुलर मंथ में, या लोएस्ट एवर प्राइस या वैल्यू जो उस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेड हुई हो ऑन द एक्सचेंज, वो हम कंपैरिजन के लिए हमने इसके अंदर लिखी हुई है। और बाकी हाई एंड लो का मतलब आपको पता है कि दी हाईएस्ट प्राइस एंड द लोएस्ट प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और सेटलमेंट एंड द चेंज, राइट। सो व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट? ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जो लास्ट वाला कॉलम है, इट शोज द ओपन इंटरेस्ट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग। ओपन इंटरेस्ट को हम कहेंगे द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर आउटस्टैंडिंग इज कॉल्ड द open interest. The open interest is the number of long positions or equivalently the number of short positions. So it is basically total number of short positions and equivalently the total number of long positions. तो दोनों का ये जो मजमुआ है उसको हम क्या देते हैं? Open interest. So dear students, this was all about today's lecture. I am sure you have enjoyed it. एक कोशिश और कर लेंगे कि बिजनेस वीक का पेज एक दफा देख लें, and then get it aligned with this presentation slide, and you will get to know कि उसके अंदर कितनी similarity है. It is just like trading of stocks जो कि आपके exchange के ऊपर होते हैं. It works just like that. So have a nice day, take care, and Allah Hafiz.